नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज वंदे राष्ट्र में हम अपने पड़ोसी देशों से जो गहमा गहमी मची हुई है उस बात से अपनी बात को शुरू करेंगे। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग नेपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं। 18 साल बाद नेपाल की बहुत बड़ी आबादी हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए आवाज उठा रही है। ऐसा नहीं है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुद्दा सिर्फ सड़कों तक आंदोलन में ही दिखाई दे रहा है, बल्कि ये मामला नेपाल की संसद तक पहुंच चुका है। राजधानी काठमांडू से लेकर तराई और सीमावर्ती इलाकों में एक सुर में हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन हो रहा है। आंदोलन करने वाले लोग नेपाल की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और इस बार यह मामला आर पार की लड़ाई बन चुका है। अब हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य तक नेपाल ने कैसे अपना सफर तय किया और अब एक बार फिर कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। नेपाल लंबे समय तक दुनिया का प्रमुख हिंदू राजशाही वाला देश रहा है। 2007 में अंतरिम संविधान के जरिए नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। उस समय वामपंथी सरकार थी वहां। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल गणराज्य बन गया। इसके साथ ही करीब 240 साल पुरानी नेपाल की राजशाही व्यवस्था भी समाप्त हुई। 2015 के संविधान ने नेपाल की धर्मनिरपेक्ष पहचान को बरकरार रखा। संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया। संविधान में सनातन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का भी उल्लेख है। राजशाही खत्म होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र की मांग जारी रही, यानी 2008 में जब यह मामला खत्म हुआ तभी भी वो मांग बनी रही। अलग अलग समय पर हिंदू संगठनों ने नेपाल की पुरानी पहचान बहाल करने की भी मांग की। हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ संवैधानिक राजशाही की भी मांग जुड़ती रही है। अब यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रह गया है। हिंदू राष्ट्र की मांग धीरे धीरे नेपाल की राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव के लिए राजनीतिक सहमति जरूरी होगी। 2026 में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ चुका है। सड़क के आंदोलन से आगे बढ़कर अब यह मुद्दा संसद में पहुंच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो नेपाल की हैं, जहां नेपाल में लोग अपनी धार्मिक पहचान को बरकरार रखने के लिए, अपनी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए इस समय सड़कों पर उतरे। नेपाल में साल 2024-25 में हिंदू राष्ट्र को लेकर आंदोलन का उभार हुआ और तब यह आंदोलन एक नई दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज कर दी है। आरपीपी लंबे समय से संवैधानिक राजशाही की बहाली का भी समर्थन करती रही। 2024 में काठमांडू में हिंदू राष्ट्र और राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए थे। इन प्रदर्शनों में गणतांत्रिक व्यवस्था और मौजूदा राजनीतिक प्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर तनाव भी देखा गया। 2025 में राजशाही समर्थक आंदोलन ने एक बार फिर से नेपाल में जोर पकड़ा। मार्च 2025 में काठमांडू में राजशाही समर्थक जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया। इस हिंसा में 2 लोगों की जान भी चली गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग की। आंदोलन में हिंदू राज्य की बहाली का भी मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया। मई 2025 में काठमांडू में दोबारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को भी मुद्दा बना लिया। आरपीपी ने लगातार हिंदू राष्ट्र और राजशाही के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे में रखा।
इन आंदोलनों से हिंदू राष्ट्र की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान फिर से मिली। 2025 के आंदोलन ने 2026 की राजनीतिक बहस के लिए माहौल तैयार कर दिया। नेपाल में लगातार इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि जो वहां की धार्मिक विरासत है, जिस तरीके की स्थितियां हैं और जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, केवल भारत ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसको लेकर के देशों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। 2026 में हिंदू राष्ट्र की मांग संसद तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? मार्च 2026 के चुनाव में नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताजा घटनाक्रम जो चल रहा है, बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली आरएसपी ने प्रतिनिधि सभा में बड़ी जीत हासिल की है। आरएसपी के 275 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सभा में 182 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। नई सरकार के सामने संविधान संशोधन से जुड़े कई मुद्दे आए हैं। हिंदू राष्ट्र समर्थक संगठनों ने संविधान संशोधन को महत्वपूर्ण अवसर माना है। मई 2026 में आरपीपी की मुख्य सचेतक खुशबू ओली ने संसद में मुद्दा उठाया। संविधान संशोधन में सनातन हिंदू राष्ट्र को शामिल करने की मांग की गई। आरपीपी ने संवैधानिक राजशाही को भी संशोधन की बहस में शामिल करने की मांग की है। पार्टी ने मौजूदा प्रांतीय व्यवस्था की समीक्षा की भी मांग की है। और इस तरह हिंदू राष्ट्र का मुद्दा पहली बार औपचारिक रूप से संसदीय बहस में आ गया है। हालांकि आरपीपी के पास केवल 5 सीटें होने की जानकारी है, इसलिए आरपीपी के समर्थन से संविधान में बदलाव अकेले नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन जरूरी होगा। दूसरे राजनीतिक दलों का रुख इस मुद्दे के भविष्य में अपनी रूपरेखा तय करेगा। अब बहस सड़क के आगे संवैधानिक प्रक्रिया तक पहुंच गई है। नेपाल में हिंदू संगठनों ने इस बार ठान लिया है कि वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करा करके रहेंगे। इसको लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अलग अलग संगठनों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं और ये कोशिशें अपनी तरह से नेपाल पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। नेपाल में कई हिंदू संगठनों ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संयुक्त हिंदू मोर्चा ने इस मांग को साझा मंच से उठाने की कोशिश की है। हिंदू सम्राट सेना और हिंदू युवा संघ भी इस अभियान में जुड़े हैं। कई संगठनों को एक मंच पर लाकर आंदोलन को विस्तार देने की कोशिश हुई। संगठनों ने नेपाल की संवैधानिक पहचान पर दोबारा विचार करने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने अपनी मांग सीधे सरकार तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग के साथ हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। बैठक में धार्मिक सौहार्द और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। धार्मिक संस्थानों से जुड़े विषयों पर भी प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। बैठक में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा तेज होने के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कुछ सवाल ये भी हैं कि संवैधानिक मुद्दे पर गृह मंत्रालय की भूमिका क्या होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों ने बैठक को किसी औपचारिक समझौते के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि संगठनों को अपनी मांग रखने का अवसर दिया गया है।
2 अगस्त को गृह मंत्री को दिए गए ज्ञापन में हिंदू राष्ट्र की मांग रखी गई है। ज्ञापन में 3 महीने के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की गई है। नेपाल में सुनसरी हिंसा ने किस तरीके से सरकार पर हिंदू राष्ट्र के लिए धार्मिक और राजनीतिक तनाव बढ़ाया है, ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, एक घटना भी इसके पीछे है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनसरी के देवानगंज में धार्मिक विवाद हुआ। धार्मिक आयोजन के दौरान डीजे और अन्य मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा। कई आंदोलन हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों को इलाके में हस्तक्षेप करना पड़ा। हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी भी हुई। घटना में ओम प्रकाश मेहता की मौत होने से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। हिंसा में कई अन्य लोग घायल हुए, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। तनाव बढ़ने के बाद प्रभावित इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। सुरक्षा बलों की गोलीबारी की परिस्थितियां जांच का प्रमुख विषय बन गईं। नेपाल के गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया। समिति हिंसा के कारणों और प्रशासन की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रक्रिया भी देखी जा रही है। बैलिस्टिक और फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच के लिए विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। सुनसरी हिंसा के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को एक नई धार मिली है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए आगे की राह कैसी होने वाली है और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, यह भी जरूरी है। हिंदू राष्ट्र की मांग अब काठमांडू से निकलकर दूसरे कई इलाकों तक पहुंच चुकी है। मधेश और तराई इलाकों में भी इस मुद्दे पर गतिविधियां बढ़ रही हैं। मोरंग और सुनसरी जैसे सीमावर्ती जिलों में अभियान की चर्चा है। सप्तरी और सिरहा में भी हिंदू राष्ट्र समर्थक गतिविधियों का असर देखा जा रहा है। बारा, परसा और रौथट जैसे इलाकों में भी यह मांग उठ रही है। भारत से लगी खुली सीमा इस पूरे घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बना रही है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध भी हैं। नेपाल में धार्मिक तनाव का असर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। नेपाल सरकार के सामने आंदोलन और कानून व्यवस्था दोनों को संभालने की चुनौती है। सरकार को सुरक्षा कार्रवाई के साथ ही सामाजिक संवाद भी बनाए रखना होगा। सुनसरी हिंसा की जांच आंदोलन के आगे की दिशा तय करने में अहम होगी। अगर इस मांग का व्यापक आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार हो जाती है तो फिर राजनीतिक दबाव बढ़ता जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अहम बन सकता है। इस बात को भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा निकल रही है। केवल भारत में ही नहीं, पशुपतिनाथ काठमांडू में विराजमान हैं और बड़ी संख्या में नेपाल के अलग अलग हिस्सों से पशुपतिनाथ जी पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए निकलते हैं। और जैसा भारत में होता है कुछ वैसा ही नेपाल में भी हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे बजते हैं या जो बम भोले के नारे लगते हैं, जय घोष होता है, उसी पर चूंकि डेमोग्राफी वहां पर भी चेंज हो रही है, नेपाल में भी, और एक ऐसी ही इलाके में तनाव बढ़ा और फिर जो कुछ हुआ वो अब सामने है, सड़कों पर है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से म्यांमार से, बांग्लादेश से अलग अलग लोग अलग अलग देशों में शरणार्थी की तरह घुस रहे हैं और उसके बाद वहां पर उत्पात मचा रहे हैं, इसको लेकर के केवल भारत ही नहीं, भारत से लगे हुए जो देश हैं,
खास तौर से ऐसे देश जो मुस्लिम नहीं हैं, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। उसमें श्रीलंका भी है, उसमें भूटान भी है, उसमें नेपाल भी है, और भारत जो है तो सो है ही। नेपाल का हाल हमने आपको बताया। अब चलिए पाकिस्तान, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेकाबू होती जा रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों का गुस्सा चरम पर है और महंगाई के खिलाफ अब जनता का धैर्य टूट रहा है। महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार विरोधी आंदोलन की आंच अब पाकिस्तान की संसद को झुलसा रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तान में आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और तेज हो सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारियों के दबाव में है। सरकार को टाइमलाइन मिल चुकी है। समस्या का समाधान ना हुआ तो तख्ता पलट पाकिस्तान की एक परंपरा का हिस्सा है और बहुत कुछ वैसा ही होने जा रहा है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो स्थितियां हमारे पड़ोसी देशों में बन रही हैं, ऐसी स्थितियों का सामना भारत भी करता है। भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी स्थितियां ऐसी बनती हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश हैं, जिस तरीके की सहजता या जिस तरीके का एक सामंजस्य सरकार के साथ में कनेक्ट बनाते हुए भारतीय जनता ने अपना तैयार किया है, उसका इंपैक्ट यह है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, एथेनॉल मिलाया गया, लेकिन उसको भारत ने आत्मसात कर लिया। हमारे यहां भी कांवड़ियों के साथ में कई घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सरकार ने सख्ती की तो कांवड़ियों पर फूल भी बरस रहे हैं। ये चीज नेपाल में नहीं हुई। पाकिस्तान की हालत, ये तस्वीरें आप पाकिस्तान की देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान की जनता अब सड़कों पर है। हथियार इनके लिए कॉमन है, गोलीबारी बहुत आम बात है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद जनता का गुस्सा पनपा है। किस तरीके से जनता अपनी बात रख रही है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ा है। ईंधन की महंगाई के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में बड़े प्रदर्शन आयोजित हुए हैं। देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर रैलियां निकाली गईं, धरना हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों और राजमार्गों पर आवाजाही को रोक दिया। लोगों ने सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोलियम लेवी वापस लेने की भी मांग उठाई है। लोगों ने बढ़ती महंगाई से तत्काल राहत देने की मांग की। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 335 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। ईंधन महंगा होने से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। महंगाई बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने सरकार के साथ आईएमएफ की नीतियों का भी विरोध किया है। प्रदर्शन में सरकार और आईएमएफ के खिलाफ तीखे नारे लगाए गए हैं। आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जहां से पाकिस्तान कर्जा लेता है। ईंधन की महंगाई अब पाकिस्तान में बड़ा जनाक्रोश बन गई है। तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है। जमात इस्लामी ने सरकार से कहा है कि अब उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। पाकिस्तान में किस तरीके का असर हो रहा है इस धरना प्रदर्शन का, इन रैलियों का, वो भी हम आपको बताते हैं। जमात इस्लामी ने पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज किया है। जेआई प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। लाहौर में जेआई ने सरकार के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया। जेआई ने पेट्रोलियम लेवी को जनता पर बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ बताया है। संगठन ने बिजली के भी बिलों पर सरकार को घेरा है। बढ़े हुए बिजली के बिल वहां पर आए हैं। जेआई प्रमुख ने सरकार के आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकारों पर
आम जनता की अनदेखी का भी आरोप लगाया। जेआई ने महंगाई कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने सरकार को मांगें पूरी करने की चेतावनी भी दी है। जेआई कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जनसंपर्क करने के लिए भी कहा गया है। संगठन ने आंदोलन को देश के दूसरे हिस्सों तक ले जाने की तैयारी की है। अब ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से पाकिस्तान में हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ भी जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, लेकिन सरकार ने हर चीज़ को संवाद और लोगों को समझाने के जरिए उस चीज़ को कंट्रोल किया। और दूसरा, सरकार की जो व्यवस्था है उसको भारत ने भी समझा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की स्थिति यह है कि वो किसी तरीके की कोई भी चीज़ समझने को, सुनने को तैयार ही नहीं है। संवाद जनता और सरकार के बीच में है ही नहीं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी गंभीर होता जा रहा है पाकिस्तान में। पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है कि जब ट्रांसपोर्ट चलेगा नहीं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा नहीं, तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होना लाजमी है। और यही पाकिस्तान में शुरू भी हुआ। 8 अगस्त से शुरू हुई ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल रविवार को भी जारी रही। वैसे पाकिस्तान के लोगों की अकल इस लिहाज से भी देख सकते हैं आप कि वो मोटरसाइकिल से प्रदर्शन करने निकले हैं जब तेल और पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 4 लाख मालवाहक वाहनों के पहिए थम गए। हड़ताल की वजह से देश में रसद एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पा रही है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन आंदोलन में शामिल हो गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी सार्वजनिक परिवहन रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 12 अगस्त से चक्का जाम की घोषणा कर रखी है। ट्रकों और बसों की आवाजाही रोकने की भी तैयारी है। अंतर शहर परिवहन सेवाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया है। अंतर्राज्यीय जो सेवाएं होती हैं एक शहर से दूसरे शहर, ट्रांसपोर्टर पेट्रोलियम लेवी को कारोबार के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। 70 से 80 रुपए की लेवी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स में नाराजगी है। अगर ये 70 से 80 रुपए कम भी हो जाते हैं तो भी पाकिस्तान में 250-300 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल डीजल होगा। मोटा मोटी टोल प्लाजा शुल्क को लेकर के भी ट्रांसपोर्टर्स ने अपना विरोध जाहिर किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन सरकार से बातचीत के बाद अगला फैसला करेगी। लंबी हड़ताल से पाकिस्तान की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। महंगाई से पाकिस्तान में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पेट्रोलियम लेवी ने पाकिस्तान में महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में ईंधन की महंगाई का असर आम लोगों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगा रखी है। ₹70-80 प्रति लीटर तक ये लेवी जा रही है। इसी लेवी को लेकर के ट्रांसपोर्टर्स सरकार के खिलाफ हैं। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ी है, जिसका इंपैक्ट बाकी के सामानों पर आ गया है। महंगे परिवहन का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ा है, उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। डीजल की कीमत बढ़ना पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ी क्राइसिस बन चुका है। देश का बड़ा हिस्सा सड़क परिवहन के लिए डीजल पर ही निर्भर है। अप्रैल में पेट्रोल की कीमत 459 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। इस दौरान डीजल की कीमत 520 रुपए प्रति लीटर से ऊपर थी। जिस समय पाकिस्तान, ईरान, अफगान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध की पेशबंदी कर रहा था, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, उस समय का यह हाल है।
बिजली के भारी बिलों से भी ईंधन का खर्च बढ़ा है। पब्लिक इस वजह से भी परेशान है क्योंकि उसका जो बिजली का बिल है वो भी बढ़ गया है। ईंधन महंगा होने से कारोबारियों की दिक्कत बढ़ती जा रही है, उनकी लागत बढ़ती जा रही है और उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। सरकार के लिए टैक्स और जनता के लिए राहत, इन दोनों का संतुलन बहुत मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान में सरकार और आईएमएफ के खिलाफ गुस्सा जिस तरीके से भड़का है, उसका क्या असर हो रहा है पाकिस्तान पर, यह भी समझिए। पाकिस्तान में ईंधन महंगा होने के साथ ही टैक्स नीतियों का भी विरोध बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप लगाया है। पेट्रोलियम लेवी को लेकर सरकार की नीति सबसे ज्यादा निशाने पर है। लोगों ने महंगाई के बीच भारी टैक्स लगाने पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन में आईएमएफ की नीतियों के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। आईएमएफ के खिलाफ तीखे नारे लगाए जा रहे हैं। तुम और आईएमएफ भाड़ में जाओ जैसे प्रदर्शन में नारे अब आम बात हो गई हैं। लोगों का आरोप है कि आईएमएफ कार्यक्रमों का बोझ जनता पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए हैं। जमात इस्लामी ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रभावशाली वर्गों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। महंगे ईंधन और बिजली बिलों को जनता की बड़ी परेशानी बताया गया है। टैक्स नीति अब पाकिस्तान में आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है। सरकार ने आईएमएफ दबाव को और जनता के विरोध के बीच रास्ता निकालना, ये लगातार सरकार के लिए कठिन होता जा रहा है। बढ़ता विरोध सरकार के लिए अब चुनौती है। पाकिस्तान में अगर जमात इस्लामी का आंदोलन बढ़ा तो किस तरीके के हालात होंगे, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होगा उसका कोई ना कोई इंपैक्ट हिंदुस्तान पर आएगा ही आएगा। पेट्रोल डीजल के खिलाफ विरोध अब कई संगठनों तक साझा आंदोलन का रूप ले रहा है। जमात इस्लामी ने आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का भी संकेत दे दिया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के चक्का जाम से हालात गंभीर हो सकते हैं। 12 अगस्त से परिवहन बंद होने पर सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ट्रकों की हड़ताल से बाजार तक सामान पहुंचने में भी दिक्कत होगी। तेल टैंकर्स की हड़ताल से ईंधन आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ सकता है। सार्वजनिक परिवहन बंद होने से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। लंबी हड़ताल से कारोबार और उद्योग पर भी असर पड़ेगा। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। सरकार पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का दबाव बढ़ा है। सरकार को लेवी और टोल शुल्क पर राहत देने का फैसला करना होगा। जमात इस्लामी आंदोलन से सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। सरकार के सामने आर्थिक स्थिरता और जन असंतोष की चुनौती है। विरोध बढ़ा तो सरकार के खिलाफ यह बड़ा आंदोलन हो जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार और संगठनों की जो बातचीत होनी है वो भी काफी अहम होगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान में बनी, पेट्रोल और डीजल की जो आपूर्ति खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से दुनिया प्रभावित हुई, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ा है, ये शायद पाकिस्तान के भीतर रहने वालों से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि सरकार पाकिस्तान की इस तरीके की है कि जब उसे अपने देश की जनता की बात को सुनने में परहेज हो,
उस समस्या का समाधान करना वो चाहती ना हो, तो उसके सामने एक ही विकल्प होता है कि भारत को अस्थिर करो। और निश्चित रूप से भारत को अस्थिर करने का वो कोई मौका छोड़ेगी नहीं, जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान के भीतर बनी है। लिहाजा भारत को अपने भीतर से समझना भी होगा और संभालना भी होगा इस बात को लेकर कि अगर देश के भीतर महंगाई बढ़ रही है या इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें सरकार की तरफ से कोई अपील की जाती है, तो फिर उसका इम्पैक्ट जनता को अपने हिस्से से देना पड़ेगा, जैसे पहले दिया भी है। प्रधानमंत्री की जो अपील आई थी तेल और गैस की बचत को लेकर के, भारत के बड़े हिस्से ने, बड़ी आबादी ने इस चीज को कंट्रोल किया, और उसी का नतीजा रहा कि एक सीमा से ऊपर दाम नहीं जा पाए हैं। ब्लेंडिंग हुई है पेट्रोल में, बावजूद इसके भारत अपनी तरह से संभला हुआ है। कुछ नुकसान हुआ है, कुछ चर्चाएं हुई हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, लेकिन उसके साथ भारत चल रहा है। इसीलिए इस राष्ट्र का वंदन है। भारत के पड़ोस में अगर अस्थिरता है तो भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता को तेजी से बढ़ा रहा है। देश की सार्वजनिक रक्षा कंपनियां अब लगातार नए ऑर्डर पा रही हैं। रक्षा उपक्रमों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं, जो बता रहे हैं कि रक्षा उत्पादन में देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत हो रहा है। रक्षा खरीद में स्वदेशी कंपनियों का दबदबा किस तरीके से बढ़ा है, सबसे पहले इस बात को समझिए। केंद्र ने रक्षा खरीद बजट का 75% हिस्सा देश में खर्च करने का फैसला किया है। इस नीति से हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए के घरेलू रक्षा खरीद हो रही है। स्वदेशी खरीद बढ़ने से भारतीय रक्षा कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 सरकारी कंपनियों की ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। इन 9 कंपनियों के पास कुल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बताए गए। बड़े ऑर्डर मिलने से कंपनियों की उत्पादन क्षमता पर भी दबाव बढ़ा है। कुछ सरकारी रक्षा कंपनियां फिलहाल नए ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं हैं। बढ़ती मांग की वजह से कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। रक्षा उत्पादन बढ़ने से देश में विनिर्माण गतिविधियों को भी गति मिली है। सरकारी खरीद में घरेलू कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों की मांग तीनों सेनाओं से लगातार बढ़ी है। अर्धसैनिक और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से भी इस मांग को मजबूती मिल रही है। घरेलू रक्षा खरीद बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत बेहतर कर पाएगा। स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से रक्षा क्षेत्र में भारत की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी। सरकार की आत्मनिर्भर रक्षा नीति अब कंपनियों के कारोबार में साफ दिखाई दे रही है। HAL और BEL किस कंपनी के पास कितने ऑर्डर आए हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सबसे ज्यादा 2.60 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर आए हैं। HAL के ऑर्डर में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण के काम शामिल हैं। कंपनी को वायुसेना और नौसेना के लिए विमान संबंधी काम भी मिला है। मौजूदा विमानों के रखरखाव से जुड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी HAL के पास हैं। HAL को मौजूदा ऑर्डर पूरे करने में करीब 8-9 साल लगेंगे। नए ऑर्डर मिलने पर कंपनी को उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास भी करीब 73,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर आ चुके हैं। BEL तीनों सेनाओं के लिए कई तरह के रक्षा उपकरण तैयार करती है। कंपनी रडार और रक्षा संचार प्रणालियों जैसे उपकरणों का भी निर्माण करती है।
मिसाइल से जुड़े उपकरण और कलपुर्जे BEL के प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के पास 16,395 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। BEML सेनाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के सैन्य वाहनों का निर्माण करती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के पास करीब 25,962 करोड़ रुपए के ऑर्डर। BDL गाइडेड मिसाइल और अंडर वाटर सिस्टम जैसे सैन्य उपकरण बनाती है। मिश्र धातु निगम के पास करीब 2,440 करोड़ रुपए के रक्षा ऑर्डर हैं। तो इस लिहाज से रक्षा उत्पादन बढ़ने से अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, यह भी भारत के लिए अब जानना जरूरी है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ने से देश में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़े हैं। रक्षा उद्योग के विस्तार से अप्रत्यक्ष रोजगार को भी फायदा मिलेगा। स्थानीय उत्पादन बढ़ने से रक्षा क्षेत्र में सप्लायर्स का कारोबार भी बढ़ा है। घरेलू कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने से निजी उद्योगों के अवसर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षा विनिर्माण से देश की औद्योगिक क्षमता को मजबूती मिल रही है। स्वदेशी उपकरण खरीदने से विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने में भी मदद मिल रही है। आयात घटने से रक्षा क्षेत्र में देश की बाहरी निर्भरता कम होगी। सरकार की खरीद नीति से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है। रक्षा उत्पादन बढ़ने से तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता का विस्तार हो रहा है। नई उत्पादन क्षमता बनने से भारत में उच्च तकनीक विनिर्माण को भी बढ़ावा मिला है। रक्षा क्षेत्र का विस्तार दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी मांग पैदा कर रहा है। विमान, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ी है। विशेष धातुओं और रक्षा सामग्री के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। रक्षा उद्योग का विस्तार भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में मदद कर रहा है। बढ़ता रक्षा उत्पादन अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों का नया आधार बना है। भारत के रक्षा निर्यात में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी भारत का उत्साह बढ़ाने वाली है। भारत अब करीब 100 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपया हो गया है। रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी दिखाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में निर्यात 32.5% बढ़ा। 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही का निर्यात पिछले साल की समान अवधि से 78% ज्यादा था। भारतीय रक्षा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ती दिखाई दे रही है। रक्षा निर्यात बढ़ने से भारतीय कंपनियों को नए विदेशी बाजार मिल रहे हैं। वैश्विक बाजार में भारतीय रक्षा उत्पादों को स्वीकार्यता मिल रही है। सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। स्वदेशी रक्षा तकनीक अब भारत की निर्यात क्षमता का महत्वपूर्ण आधार बनी। निर्यात बढ़ने से भारतीय कंपनियों के लिए कारोबार का दायरा भी बढ़ा है। विदेशी बाजारों में
विस्तार से भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहचान भी मजबूत हुई है। रक्षा निर्यात में तेजी भारत की बढ़ती रणनीतिक और औद्योगिक क्षमता को दर्शा रही है। आत्मनिर्भर रक्षा के लिए सरकार की तरफ से जो बड़ी पहल की गई वो किस तरीके से रंग ला रही है, ये भी समझिए। रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने आयात निर्भरता घटाने के लिए स्वदेशीकरण पर जोर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं। इन सूचियों में 5,600 से ज्यादा रक्षा वस्तुएं शामिल हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद इन वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योग से की जा रही है। स्वदेशीकरण सूचियों से घरेलू कंपनियों के लिए स्थायी मांग तैयार हो रही है। सरकार की नीति का लक्ष्य रक्षा उत्पादन को देश के भीतर बढ़ाना है। तीनों सेनाओं की जरूरतें घरेलू उद्योग से पूरी हों, इस बात पर जोर है। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों ने स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता दी है। घरेलू कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने से उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ा है। सरकार रक्षा उद्योग को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। आत्मनिर्भर रक्षा नीति से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और आगे की चुनौतियां किस तरीके की हैं, यह भी समझना जरूरी है। रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर रही है। स्वदेशी उपकरणों की उपलब्धता से सेनाओं की जरूरतें तेजी से पूरी हो रही हैं। घरेलू कंपनियों की मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य की उत्पादन क्षमता का संकेत दे रही है। बढ़ती मांग के बीच कंपनियों के लिए समय पर डिलीवरी एक चुनौती है। HAL जैसी कंपनियों को लंबे ऑर्डर बैकलॉग से उत्पादन विस्तार की जरूरत दिखाई देती है। नई फैक्ट्रियां और उत्पादन लाइन बढ़ाने से उद्योग के लिए और ज्यादा मजबूत स्थिति पैदा होगी। रक्षा तकनीक में तेजी से बदलाव की वजह से अनुसंधान पर भी निवेश बढ़ाना होगा। उन्नत हथियार प्रणालियों में घरेलू तकनीकी क्षमता को लगातार मजबूत करना होगा। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना जरूरी होगा। विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए कीमत और टेक्नोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है। निजी कंपनियों को बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स में अधिक भागीदारी का अवसर मिल सकता है। इस लिहाज से भारत ने यह तय कर लिया है कि जो हमने रक्षा बजट अपना बनाया है उसका ज्यादातर हिस्सा भारत के भीतर ही भारतीय कंपनियों के पास पहुंचे। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके के समझौते भी हो रहे हैं। विदेशों से भी जो सामान भारत में आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ साथ वो किस तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर हो, इसका भी मेमोरेंडम रखा जा रहा है उन देशों के साथ में जहां भारत रक्षा सौदे कर रहा है। तो भारत लगातार अपनी स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। देश का पैसा देश में रहे, देश के काम आए और देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, इस बात की चिंता लगातार हो रही है ताकि इस राष्ट्र का बंधन होता रहे। वंदे राष्ट्र।